तुलनात्मक राजनीति क्या है? अगर हम इसके शब्द को देखें तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब एक देश की शासन प्रणालियों की तुलना या एक देश की राजनीतिक प्रणाली की तुलना किसी दूसरे देश से की जाती है तो उसको हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। बट इतना काफ़ी नहीं है फ्रेंड्स, हमें एक तरीके से तुलनात्मक राजनीति को अच्छे से समझना होगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। राजनीति हमारे समाज की बुनियादी गतिविधि है जिसके द्वारा समाज में मूल्यवान संसाधनों, वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों और लाभों के परस्पर विरोधी दावों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। मतलब राजनीति हमारे समाज की एक ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा समाज के मूल्यवान संसाधनों का बंटवारा किया जाता है, परस्पर विरोधी पक्षों में सामंजस्य यानी कि संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और इसके लिए सत्ता का प्रयोग किया जाता है। सबके लिए नियम बनाए जाते हैं, सबके लिए निर्णय लिए जाते हैं, सबके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए जाते हैं और कुछ इस तरह सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित किया जाता है। राजनीति में सार्वजनिक निर्णयों तक पहुंचने के लिए, ऐसे निर्णय जो सभी के लिए हों, वहां तक पहुंचने के लिए कई तरह की संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, कई तरह की कार्यविधि यानी कि प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, कई तरह के मानक और प्रथाएं अपनाई जाती हैं। और जब हम राजनीति की समस्या को समझने और सुलझाने के उद्देश्य से इन सब तत्वों की पहचान करते हैं और इनके परस्पर संबंध का पता लगाते हैं, तब हमारे इस कार्य को राजनीति विश्लेषण कहा जाता है। मतलब ये कि जब हम राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक संस्थाओं इत्यादि का अध्ययन करते हैं तो हमारे इस कार्य को राजनीति विश्लेषण की संज्ञा दी जाती है। और जब हम ऐसा करते समय तुलनात्मक पद्धति यानी कि कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग करते हैं तब हमारे इस कार्य को तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मतलब ये है कि राजनीति विश्लेषण में जब हम तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं तो हमारे कार्य को तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण कहा जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो तुलनात्मक राजनीति ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम की संरचनाओं, कार्यविधि और लक्षणों और क्षमताओं इत्यादि का विश्लेषण किया जाता है ताकि राजनीति के सामान्य नियमों का पता लगाया जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर हम छोटे लेवल पर देखें तो तुलनात्मक राजनीति का मतलब ये है कि अलग अलग देश की राजनीतिक प्रणालियों की स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना, तुलना करना, इसी को तुलनात्मक राजनीति माना जाता है। हालांकि इसका अर्थ बहुत व्यापक है, अभी हम उसे आगे समझेंगे। फ्रेंड्स, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण, अभी हम इसी को समझ रहे थे। तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण के अंतर्गत शासन और राजनीति इन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। क्योंकि इसमें शासन का अध्ययन किया जाता है इसलिए तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण को तुलनात्मक शासन की संज्ञा दी जाती है। कुछ लोग इसे तुलनात्मक शासन कहते हैं जबकि कुछ लोग इसे तुलनात्मक राजनीति कहते हैं क्योंकि इसमें राजनीति का अध्ययन भी किया जाता है। इसलिए कुछ लोग तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण को तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। बट ये विचार पुराना पड़ गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम किसी देश के शासन के अंगों यानी कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उस देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं को शासन से अलग नहीं रख सकते। हमें वहाँ की राजनीतिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करना चाहिए। तो इसी कारण से तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण को तुलनात्मक शासन एवं राजनीति कहा जाता है। मतलब पहले अलग अलग कहा जाता था कुछ लोगों के द्वारा, बट अब ज़्यादातर इसे तुलनात्मक शासन एवं राजनीति कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कुल मिलाकर यही पढ़ा कि राजनीति का अध्ययन करते समय जब हम तुलनात्मक पद्धति को अपना लेते हैं, मतलब तुलनात्मक पद्धति के अनुसार राजनीति का अध्ययन करते हैं, तो उसे तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। बट ये तुलनात्मक पद्धति या कंपैरेटिव मेथड क्या है? जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक वस्तुओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत आधार पर एक ही श्रेणी में रखते हैं, फिर उनमें हम समानताओं और भिन्नताओं का पता लगाते हैं और फिर जाकर हम किसी निश्चित नियम तक पहुंचते हैं।
तो इसी को तुलनात्मक पद्धति कहा जाता है। मतलब दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच हम समानता और असमानता ढूंढते हैं तर्क संगत आधार पर। उदाहरण के लिए अगर हमें ये पता लगाना है कि स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति की मृत्यु स्मोकिंग ना करने वाले व्यक्ति की तुलना में कितनी जल्दी होती है, तो इसके लिए हम दो व्यक्तियों को एक समान परिस्थितियों में रखते हुए स्मोकिंग करने वाला एक व्यक्ति और एक व्यक्ति जो कि स्मोकिंग नहीं करता, उन दोनों ही व्यक्ति की आयु संभाविता का पता लगा सकते हैं। इससे हमें एक सही जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा इसके साथ ही प्राकृतिक विज्ञान की कुछ अन्य घटनाओं की अगर हमें तुलना करनी है, तो इसके लिए हम प्रयोगशाला यानी कि लैब में जाकर कई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और प्राकृतिक घटनाओं की तुलना कर सकते हैं। तो इससे हमें एक साइंटिफिक और एक ऑथेंटिक फैक्ट हमें मालूम होता है। बट जब हम तुलनात्मक शासन और राजनीति की बात करते हैं, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट या ऐसी प्रयोगशाला यहाँ पर या इनके लिए पाई नहीं जाती। तुलनात्मक शासन और राजनीति में हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इनके लिए कोई लैब नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर हमें ये पता लगाना है कि भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो कि आज के टाइम पर अमेरिका में पाई जाती है, यूएसए में पाई जाती है, क्या ये भारत के लिए अच्छी होगी, भारत के लिए सही होगी? तो ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी देश में अध्यक्षीय शासन प्रणाली पाई जाती है उन सभी देशों का अध्ययन करेंगे, वहाँ की शासन प्रणालियों को देखा जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स अध्यक्षीय शासन प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं और भारत में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स या तत्व पाए जाते हैं। तो इसी आधार पर एक अजम्पशन यानी कि एक अंदाज़ा लगाया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा और एक कुछ निष्कर्ष निकाले जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं किया जाएगा कि भारत में एक साल के लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली लागू कर दी जाए और एक साल के लिए संसदीय शासन प्रणाली लागू कर दी जाए, तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति के स्वरूप की, नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स, तुलनात्मक पद्धति से पहले हमने जितनी भी चीज़ों को समझा वो एक तरह से तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप ही था। आप उसको भी स्वरूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा स्वरूप में हमें कुछ परिभाषाएं वगैरह भी लिखनी चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा सा और इसको समझते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत भिन्न भिन्न राष्ट्रों में प्रचलित राजनीतिक प्रणालियों की तुलना की जाती है। प्राचीन काल में प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल ने अपने शिष्यों को अलग अलग नगर राज्यों में भेजकर 158 शासन प्रणालियों के बारे में विवरण तैयार कराए थे। इसी कारण से अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम कुछ परिभाषाओं को देखें तो माइकल कर्टिस के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध ऐसे व्यवहार, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और विचारों और मूल्यों से है जो एक से अधिक देशों में पाए जाते हैं। डेविड रॉबर्टसन के अनुसार एक अध्ययन के रूप में तुलनात्मक शासन का सार तत्व तुलना करना है कि भिन्न भिन्न समाज विभिन्न समस्याओं का सामना कैसे करते हैं। इनसे जुड़ी राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका में इसकी खास दिलचस्पी रहती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने तुलनात्मक शासन और राजनीति के स्वरूप को अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि तुलनात्मक शासन और राजनीति का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट ये इवॉल्व हुआ। तुलनात्मक शासन और राजनीति में अरस्तु का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। अरस्तु को इसका जनक भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुलनात्मक शासन और राजनीति की शुरुआत अरस्तु ने ही की। लगभग 2500 साल पहले अरस्तु ने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग नगर राज्यों में अपने शिष्यों को भेजा और 158 शासन प्रणालियों का विवरण तैयार कराया। और फिर अरस्तु ने ये पता लगाने का प्रयास किया कि ये जो शासन प्रणालियां हैं वो अस्थिर क्यों हैं, यानी कि स्थिर क्यों नहीं हैं। और अंत में अरस्तु ने ऐसी शासन प्रणाली की रूपरेखा तैयार की जिसके स्थिर रहने की पूर्ण संभावना हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये माइंड मैप आपको दिख रहा है, ये अरस्तु के अनुसार शासन प्रणालियों का जो वर्गीकरण किया गया था वो है। अरस्तु का मानना था कि सामान्य रूप में जो राजतंत्र होता है वो बहुत ही उत्तम होता है, सही होता है। बट क्योंकि राजा के ऊपर किसी का भी अंकुश नहीं होता है, जिस कारण से राजा निरंकुश हो जाता है और समाज में और राज्य में
निरीशंसतंत्र की स्थापना होती है, जो कि बहुत ही भ्रष्ट होता है। मतलब एक भ्रष्ट शासन व्यवस्था आ जाती है। और निरीशंसतंत्र के बाद, क्योंकि अब ये बहुत ही भ्रष्ट होता है शासन, इसलिए इसमें थोड़ा सा विद्रोह की भावना पनपती है। और समाज में जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं, वो राजा को उसके पद से हटा के अभिजात तंत्र की स्थापना करते हैं। अरस्तु के अनुसार अभिजात तंत्र सामान्य रूप में बहुत ही उत्तम होता है, सही होता है। बट क्योंकि अभिजात तंत्र में गिने चुने लोगों का शासन होता है, जो कि बहुत अमीर लोग होते हैं, उनके अंदर स्वार्थ सिद्धि आ जाती है। मतलब वो अपने ही बारे में सोचने लगते हैं, जिसके कारण राज्य में गुटतंत्र की स्थापना होती है, जो कि बहुत ही भ्रष्ट होता है। अब ऐसे भ्रष्ट शासन में जनसाधारण विद्रोह कर देते हैं, जिसके कारण बहुतंत्र की स्थापना होती है, जिसमें कई सारे लोग मिलकर शासन करते हैं। सामान्य रूप में कई सारे लोगों का ये शासन बहुत अच्छा है, ठीक है। बट क्योंकि ये जो लोग शासन करते हैं, इनके अंदर भी स्वार्थ सिद्धि की भावना आ जाती है। ये भी सिर्फ अपने ही बारे में सोचने लगते हैं, जिस कारण से एक भ्रष्ट शासन व्यवस्था की स्थापना होती है, जिसे अरस्तु ने लोकतंत्र कहा है। इसका मतलब ये कि अरस्तु लोकतंत्र को बहुत ही बेकार मानता था और भ्रष्ट मानता था। और फिर अरस्तु कहता है कि जब लोकतंत्र की स्थापना होती है, तो कोई एक सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ आता है और वो समझदारी का काम करते हुए दोबारा से राजतंत्र की स्थापना कर देता है। और ये प्रक्रिया फिर चलती रहती है, राजतंत्र से निरीशंसतंत्र, निरीशंसतंत्र से अभिजात तंत्र, फिर गुटतंत्र, फिर बहुतंत्र और फिर लोकतंत्र, फिर लोकतंत्र से राजतंत्र। तो ये चलता रहता है और शासन प्रणाली अस्थिर ही रहती है। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढते हुए अरस्तु ने एक स्थिर शासन प्रणाली के लिए कुछ बातें बताई हैं। सारे विश्लेषण के बाद अरस्तु इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्थिर शासन प्रणाली विकसित करने के लिए बहुतंत्र और अभिजात तंत्र का समन्वय उपयुक्त होगा। इसे उसने मिश्रित संविधान कहा। इसके अंतर्गत सत्ता का प्रयोग गिने चुने लोग या विशेषज्ञ ही करेंगे, परंतु वे जनसाधारण की सहमति से शासन चलाएंगे। तो मतलब अरस्तु ने ये सॉल्यूशन दिया कि बहुतंत्र और अभिजात तंत्र दोनों को ही मिला के शासन किया जाएगा, तो वो शासन व्यवस्था, वो शासन प्रणाली काफ़ी स्थिर होगी। हालांकि अरस्तु के इस विवरण की कुछ सीमाएं भी थी, जैसे कि अरस्तु ने अपने अध्ययन में अपने उद्देश्यों को सीमित रखा। उसने बस स्थिर और अस्थिर शासन प्रणालियों के बीच तुलना की। इसके साथ ही अरस्तु ने नगर राज्यों के शासन प्रणालियों पर बल दिया। हालांकि उस समय ऐसे कोई साम्राज्य भी नहीं थे जहाँ पर कुछ अलग शासन प्रणालियाँ पाई जाती होंगी, जैसे कि आज के टाइम पे कई शासन प्रणालियाँ पाई जाती हैं। कुछ भी हो, इन कमियों के बावजूद अरस्तु ने अनेक महत्वपूर्ण बातों की ओर हमारा ध्यान खींचा है, जो कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अरस्तु ने ही राजनीति की तुलना करके, शासन प्रणालियों की तुलना करके राजनीति का अध्ययन किया, इसीलिए अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है। अरस्तु के बाद तुलनात्मक राजनीति में एक लंबे समय तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, बट उसके एक लंबे समय के बाद मैकियावेली का योगदान तुलनात्मक राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। मैकियावेली ने शासन प्रणालियों की तुलना करते हुए दो प्रकार की शासन प्रणालियों को सामने रखा, एक गणतंत्र और दूसरा राजतंत्र। यहाँ पर मैकियावेली ने कहा कि हमें किसी भी देश में शासन प्रणाली लागू करने से पहले उस देश के लोगों के चरित्र को देखना चाहिए, कैरेक्टर को देखना चाहिए। मतलब ये कि जिस देश में, जिस राज्य में सचरित्र लोग रहते हैं, वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। बट जिस देश में, जिस राज्य में दुष्चरित्र लोग रहते हैं, वहाँ पर राजतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इसके साथ ही मैकियावेली ने राजा के लिए दो गुणों को भी बताया। मैकियावेली ने कहा कि एक राजा के अंदर दो गुण होने चाहिए, एक लोमड़ी का और दूसरा शेर का। शेर कितना ही बहादुर क्यों ना हो, वो जाल में फंस जाता है, फंदे में फंस जाता है। और लोमड़ी कितनी ही चालाक क्यों ना हो, वो भेड़िए से खुद को नहीं बचा पाती। अगर राजा के अंदर ये दोनों ही गुण होते हैं, तो वो अपना राजपाट बहुत अच्छे से चला सकता है। राजा इतना चालाक होना चाहिए कि वो किसी भी जाल में ना फंस सके, और राजा इतना बहादुर होना चाहिए कि कोई भी उस राजा को दबा ना सके। तो इस प्रकार मैकियावेली ने शासन प्रणालियों की कुछ तुलना की थी।
मैकियावेली के बाद मॉन्टेस्क्यू का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू के टाइम पर कई राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार शासन प्रणालियों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार था। एक शासन प्रणाली यानी कि एक गवर्नमेंट उत्कृष्ट होती थी यानी कि बहुत अच्छी, और दूसरी गवर्नमेंट बहुत ही बेकार यानी कि निकृष्ट तरह की शासन प्रणाली होती थी। जो उत्कृष्ट शासन प्रणाली थी उसमें मॉन्टेस्क्यू ने दो प्रकार की राज शासन प्रणालियों को रखा, एक गणतंत्र और दूसरा राजतंत्र। और जो निकृष्ट शासन प्रणाली थी उसमें मॉन्टेस्क्यू ने निरंकुश तंत्र को रखा। मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि गणतंत्र सद्गुण पर आधारित होता है और राजतंत्र सम्मान पर आधारित होता है, जबकि निरंकुश तंत्र राजा के भय पर आधारित होता है। मतलब जनसाधारण भय के कारण राजा से कुछ बोल नहीं सकते और निरंकुश तंत्र कायम रहता है। इसके अलावा सद्गुण पर आधारित शासन दो प्रकार का होता है, एक लोकतंत्र और दूसरा अभिजात तंत्र। जो लोकतंत्र होता है वो देश प्रेम पर आधारित होता है और अभिजात तंत्र संयम पर आधारित होता है। तो ये वर्गीकरण जो किया गया था वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था, और मॉन्टेस्क्यू का तुलनात्मक राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि अब मैं और डीपली नहीं जाऊंगा, इतना इनफ है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने अरस्तू, मैकियावेली और मॉन्टेस्क्यू के जिन विचारों को पढ़ा, ये विचार परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं। क्योंकि ये थोड़े पुराने विचार हो गए हैं, इसलिए इन सिद्धांतों को इनके विचारों को हम तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत सिद्धांत के रूप में देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। R.C. मैकर्डिस के अनुसार पहले तुलनात्मक राजनीति में औपचारिकता बहुत ज़्यादा थी। मतलब बस ऊपर के लेवल पर देख लिया कि इस देश में ये शासन प्रणाली है, और गहराई से या व्यवहार के स्तर पर क्या हो रहा है इसे ज़्यादा डीपली और ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है इससे मतलब ही नहीं। इसके अलावा विदेशी शासन प्रणालियों की तुलना कर ली जाती थी और कानूनी और ऐतिहासिक दृष्टि से वर्णन किया जाता था। मतलब एक देश का संविधान देखा और उसकी तुलना किसी दूसरे देश से की गई, संविधान की तुलना कर ली जाती थी, और इसी प्रकार से राजनीति की तुलना की जाती थी। तो इसमें औपचारिकता बहुत ज़्यादा थी। बट R.C. मैकर्डिस का कहना है कि इनके अलावा अब सिद्धांतों, ढांचों और यथार्थ व्यवहार पर भी विचार होना चाहिए। तो ये है इनका आधुनिक दृष्टिकोण। इसके अलावा सिडनी वर्बा, जिन्होंने 1963 में एक बुक लिखी थी द सिविक कल्चर, उसमें इन्होंने कहा है, यदि आप तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो मात्र वर्णन से काम नहीं चलेगा, बल्कि समस्याओं के सैद्धांतिक पक्ष का अन्वेषण करना होगा। शासन की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से काम नहीं चलेगा, बल्कि राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक गतिविधियों का निरीक्षण करना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये पढ़ा कि किस तरह से तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ, किस तरह से अरस्तू, मैकियावेली और मॉन्टेस्क्यू ने अपने विचारों के द्वारा तुलनात्मक राजनीति को बढ़ाया। बट इनके जो विचार थे इनको हम परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत रखते हैं। इसके साथ ही तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण को भी हम देख चुके हैं। इसी विषय में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑलमंड और पॉवेर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण और तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण में जो अंतर बताया गया है वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको भी ज़रूर पढ़ें। तो जो परंपरागत तुलनात्मक राजनीति थी यानी कि अरस्तू, मैकियावेली और मॉन्टेस्क्यू तक की जो तुलनात्मक राजनीति थी उसकी कुछ कमियां थीं। जैसे कि संकीर्ण दृष्टिकोण, जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही संकीर्ण था, बहुत ही छोटा था। संरूपणात्मक पद्धति प्रयोग की जाती थी, मतलब बस बाहरी रूप से किसी देश के संविधान की तुलना कर ली जाती थी। ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है कुछ ध्यान नहीं दिया जाता था, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों पर ध्यान दिया जाता था। कानून देख लिया जाता था कि कहाँ पे कौन सा कानून प्रचलित है। इसके अलावा औपचारिकता बहुत अधिक थी। बट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व का राजनीति परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। राष्ट्रों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, शक्ति का फैलाव हुआ, साम्यवाद का उदय हुआ, जिस कारण से विश्व का राजनीति परिदृश्य बदला और तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र था वो बहुत ही व्यापक हो गया, क्योंकि अब कई सारे देश आ गए। पहले क्या होता था, यूरोप और अमेरिका तक ही परंपरागत तुलनात्मक राजनीति सीमित थी। यूरोप के कुछ देशों की राजनीतिक
प्रणालियाँ जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस और यूएसए की तुलना कर ली जाती थी आपस में, इनकी प्रणालियों को ही देखा जाता था। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और दूसरे पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, इनकी राजनीतिक प्रक्रियाओं की तुलना नहीं की जाती थी। बट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, शक्ति का फैलाव हुआ, साम्यवाद का उदय हुआ, जिस कारण से तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया, इसके लक्ष्य बदल गए। अब तुलनात्मक राजनीति के नए लक्ष्य की पहचान की गई। अधिक विस्तृत विचार क्षेत्र की खोज होनी चाहिए, यथार्थवाद की खोज, सुनिश्चितता की खोज और बौद्धिक व्यवस्था की खोज। अब इन चीज़ों को भी तुलनात्मक राजनीति में शामिल किया गया। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को भी समझ लेते हैं, तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो परंपरागत और आधुनिक विचारक में काफ़ी विवाद है इसको लेकर। परंपरागत विचारक राज्य एवं सरकार के ढांचे पर बल देते हैं, जबकि आधुनिक विचारक नए नए विषयों को इसमें शामिल करने में ज़्यादा बल देते हैं, जैसे कि बौद्धिक व्यवस्था, यथार्थवाद, इस पर आधुनिक विचारक ज़्यादा बल देते हैं। इसी कारण से तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में दो विवाद पाए जाते हैं। पहला है सीमा संबंधी विवाद। इसमें परंपरागत विचारक कानूनी दृष्टिकोण और संवैधानिक संस्थाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि जो आधुनिक विचारक हैं वो राजनीति के व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा महत्व देते हैं। जो परंपरागत विचारक हैं वो सरकारी संस्थाओं को महत्व देते हैं, बट जो आधुनिक विचारक हैं वो सरकारी के साथ ही साथ जो गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, एनजीओज वगैरह होते हैं, उनको भी महत्व देते हैं। दूसरा विवाद है मानक एवं व्यवहार संबंधी विवाद। मानक का मतलब होता है कुछ रूल्स वगैरह या नियम वगैरह। तो जो परंपरावादी हैं वो संवैधानिक मानकों को महत्व देते हैं, मतलब संविधान में जो भी चीज़ें लिख दी जाती हैं उन्हीं नियमों को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि आधुनिक विचारक राजनीति व्यवहार को ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी कि ज़मीनी स्तर पर क्या होना चाहिए इस पर आधुनिक विचारक ज़्यादा महत्व देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने तुलनात्मक राजनीति को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको नहीं सही से समझ में आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार और ज़रूर देखें।